36 बरादरी मन बना चुके हैं अब की बार कांग्रेस सरकार। क्या मैं इस वक्त हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री से, अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो क्या मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी पद्धति है, उसके हिसाब से चलते हैं। विधायक बनेंगे, मेजोरिटी आएगी, विधायकों से ऑब्जर्वर पूछेंगे, फिर हाईकमांड फैसला करेगी, जो भी फैसला करेगी मेरे को मंजूर होगा। ऐसा मत बन रहा है कि ज्यादातर जो टिकट वितरण है उसमें आप ही की चली है, आपने सब कुछ डिसाइड किया है और इस वजह से कुमारी शैलजा थोड़ी सी नाराज है, आप उनसे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये व्यक्ति की बात नहीं है। पार्टी ने टिकट दी है, वो जो है ना जिताऊ और टिकाऊ को दिया है। कांग्रेस पार्टी की टिकट है, वो व्यक्तियों की नहीं है। जिताऊ और टिकाऊ, हाँ। तो पर सबको उस पैमाने पर नापा आप ही ने है, आपने उनको खुद मॉनिटर किया, फिल्टर किया। मैंने क्यों नापा? स्क्रीनिंग कमेटी नापा, स्क्रीनिंग कमेटी बैठी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठी, फिर सब कमेटी बैठी, काफी लंबे प्रोसेस है क्योंकि 2500 एप्लीकेशन थी 90 सीटों के लिए, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। विनेश फोगाट को पार्टी में शामिल करना, टिकट देना किसका फैसला था, आपका या जूनियर हुड्डा का? देखिए, ये विनेश फोगाट ने जब सिल्वर जीती वो, और उसके बाद जो गोल्ड से वंचित रह गई, हालांकि उनको गोल्ड हक बनता था जी। और जब उन्होंने बयान दिया तो मैं एक किस्म से स्पोर्ट्स लविंग व्यक्ति हूं, तो मैं खुद महसूस किया कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई। प्रॉपर गाइडेंस होती तो 100 ग्राम कोई वो नहीं है और उनको मेडल मिलता। तो मेरे को लगा भी ये इनको जो है बड़ी मायूसी हुई है। तो उस समय मैंने बयान दिया था, बीजेपी से भी रिक्वेस्ट किया था, भाई इनको जो है या तो सर राज्यसभा में नॉमिनेट कर दो। हमारे पास तो मेजोरिटी नहीं है, हमारे पास विधायक की मेजोरिटी होती तो मैं जरूर इनको राज्यसभा में भेज देते, ताकि इनका जो मायूसी जो है वो दूर हो सके। लेकिन फिर जब वो वहाँ से आई तो राहुल जी को मिले, बजरंग पुनिया और नरेश मेरे पास भी आए थे। मैंने तो कहा भी तुम्हारी इच्छा है, कोई बात नहीं हुई थी। तो राहुल जी को मिले, विनेश और बजरंग पुनिया, फिर वहाँ से आके उन्होंने कहा, खबर करी कि भाई हमारे को एक को किसी को वोट टिकट दे दो। तो फिर फैसला किया गया विनेश फोगाट को देने का। उसके पीछे एक ही है कि हरियाणा जो है देश की 2% पॉपुलेशन है, लेकिन अगर कॉमनवेल्थ होती है तो 38 गोल्ड मेडल मिलते हैं, तो 22 हरियाणा के। ओलंपिक्स में 6 आते हैं तो 4 हरियाणा के। तो एक इस हिसाब से माहौल बना हुआ है ताकि दूसरे प्लेयरों को प्रेरणा स्रोत रहे, उनको भी ये महसूस हो कि भी कोई तुम्हारे साथ जाती होगी तो हरियाणा के लोग उनके साथ खड़े। पर कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये पॉलिटिकल आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन नहीं था जो पहलवानों का था। अब कांग्रेस पार्टी में उनके आने के बाद एक लड़ाई होगी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो वो भी पॉलिटिक्स में घसीटी नहीं जाएगी। पॉलिटिक्स का क्या इस बात, अब खिलाड़ी एक पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है। लेकिन जब उनका ये हुआ कि 30 साल की उनकी आयु हो गई, अब आगे कोई चांस नहीं है उनका, तब हमने महसूस किया और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई दोनों में से एक को दो। ये तो पहले बीजेपी, विनेश जी ने आपसे कहा कि विनेश जी ने कहा कि हम दोनों में से किसी एक को दो। हाँ, दोनों ने इकट्ठा कहा। अच्छा, तो ये उनका नाम जो है खिलाड़ी, पहले योगेश्वर दत्त को बीजेपी ने दी, बबीता फोगाट को दी, संदीप सिंह को दी, और उसको किस तरह से बचाया गया। ये खिलाड़ी जो खिलाड़ी है, कोई ये थोड़ा खिलाड़ी बन गया तो राजनीति में नहीं आ सकता। महावीर फोगाट जो ताऊ है उनके, वो कह रहे हैं कि जब पहले था राज्यसभा भेज सकते थे भूपेंद्र जी, तब नहीं भेजा। जब उनके जो बच्चे थे बबीता, उनको हमने पूरा मान सम्मान दिया, इनके साथ जाती हुई उनके बच्चों को, बबीता हो या गीता हो, जो उनका ड्यू था वो मिला हमारे समय में। अगर विनेश को गोल्ड मेडल मिल जाता तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था। वो कह रहे हैं कि भ्रम फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि विनेश जी ने भी ये नहीं कहा, उनका पर्सनली चोजन स्टाफ था जो उनके साथ था, जो स्टाफ वो ले गए थे वो उनका चोजन। इस बात की डिटेल में जाता, लेकिन मेरे को तजुर्बा है, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस होती तो 100 ग्राम कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, 4 घंटे में ही कम हो जाता है। नहीं, उन्होंने कोशिश तो बहुत की, रात भर वो जगी, उन्होंने खुद बताया। आप वहां थोड़े थे जो आप बता रहे हो। उन्होंने बताया कि मैंने रात भर कोशिश की। उन्होंने बताया समय कब मिला, मेरे को बात हुई है जी। लेकिन मेरा भी इतना तजुर्बा है कि अगर प्रॉपर गाइडेंस होती तो उनका 100 ग्राम कोई ज्यादा
गठबंधन नहीं। अब जो राजनीतिक तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है सर, उस पर आते हैं। आम आदमी पार्टी, ऐसी खबर आई, कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुलकर कहा कि राहुल जी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन ना होने की वजह क्या रही आपकी नजर में? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारा गठबंधन है, उनको एक सीट कुरुक्षेत्र में दी। प्रादेशिक स्तर पे तो हमारा कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट हम चाहते थे गठबंधन हो, और नेगोशिएशन भी हुई, सीटों के बंटवारे में बात चली, लेकिन वो नेगोशिएशन कामयाब नहीं हुई। और मेरे को लगता है ऐसा आम आदमी पार्टी चाहती नहीं थी नगर, वो नहीं चाहते हैं। नहीं, हमने तो बिल्कुल उनको अच्छा ऑफर किया था। कितना ऑफर दिया था आपने, कितनी ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि उनके जितना बनता है हक उससे ज्यादा किया था। पिछले चुनाव में लड़े थे वो 19 में 50-60 सीटों पे लड़े थे, सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई उनकी जी। लोकसभा के थोड़े दिन पहले बाई इलेक्शन हुआ आदमपुर का, उसमें उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, 3000 वोट आई थी, तो लेकिन हमने उनको जितना ड्यू है उनका उसमें हम दिया था, ऑफर दिया था, लेकिन नेगोशिएट वर्क नहीं की। हरियाणा चुनाव के एन पहले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया। आप इस इस्तीफे को कैसे देखते हैं? बीजेपी कहती है जेल में थे तब नहीं दिया, जब चुनाव का वक्त आया तब दिया। उनका इस्तीफा सही फैसला है? वो तो उनकी मर्जी है, वो अपनी पार्टी के और अपनी इच्छा के मालिक। मैं कब इस्तीफा दूंगा आपसे पूछ के थोड़ा दूंगा, या आपकी वजह से थोड़ा दूंगा। पर वो अब प्रचार के लिए आएंगे, हरियाणा में प्रचार के लिए आएंगे। हरियाणा में वो कह रहे हैं मैं प्रचार के लिए, और 11 जिलों में उनका कार्यक्रम। उनकी पार्टी लड़ रही है तो जाना चाहिए। पार्टी हर पार्टी का जो भी पदाधिकारी है जाएगा प्रचार में, बीजेपी वाले भी जाएंगे, हमारे भी सारे नेता जाएंगे, हम भी जा रहे हैं, वहां पार्टी वाले भी जाएंगे, और पार्टियां लड़ी वो भी जाएंगे। एंटी बीजेपी वोट्स बंटने का डर आप नहीं देखते हैं उनके यहाँ पर प्रचार से? नहीं, क्योंकि हरियाणा में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। ये आपने देख लिया लोकसभा में जो है, जो दूसरी ये सब पार्टियां लोकसभा में भी लड़ी थी, तो दूसरी पार्टियों को 1% भी नहीं मिली, एंटी बीजेपी जो वोट थी 1% वोट भी नहीं मिली। तो लोग, हरियाणा के वोटर बहुत समझदार हैं, वो वोट कटर्स को या वोट काटों को वोट देने वाले नहीं है, जो अपनी वोट व्यर्थ नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, दलित वोट यहाँ पर लगभग 20 से 21% है। आईएनएलडी का बीएसपी से गठबंधन, और जेजेपी का, जिसको पिछली बार 10 सीटें आई थी, दुष्यंत चौटाला का, अगर गठबंधन आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी से होता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि दलित वोट में सेंध लग सकता है? मैंने आपको बताया ना, वो हरियाणा का वोटर बहुत समझदार है, अपनी वोट व्यर्थ नहीं करेंगे। पहले लोकसभा में भी लड़े थे, पहले भी हर बार ही लड़ते हैं। पर क्या कुमारी शैलजा की इमोशनल बातें उनके दिल में घर करेंगी? क्योंकि वो आज यहाँ पर मंच पर थी सुबह में सर, और उन्होंने कहा न सिर्फ दलित समाज की बात, बल्कि उन्होंने कहा कि एक महिला भी मैं हूँ, और महिलाओं को पावर मिलना चाहिए। आपको लगता है कि उससे एक जो दलित समाज है उसका वोट बढ़ सकता है? महिलाओं को तो पावर है कांग्रेस में पूरी, वो एक सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। जब हमारी सरकार थी, अब महिलाओं को हमने 11 टिकटें दी हैं यहाँ कांग्रेस ने। हरियाणा में जब महिला थी तो हमारी शिक्षा मंत्री वही थी। मैनिफेस्टो कमेटी की जो चेयरमैन है वो भी महिला है हमारी, गीता बुकल जी। महिलाएं पूरी एम्पावर्ड है, हमारा है ही। पर उनकी नाराजगी क्या गले की फांस बन रहा है? वो मैनिफेस्टो रिलीज वाले दिन भी नहीं आई, वो चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रही है। कोई जरूरी नहीं है, सब जगह सब जाएंगे, वो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जो भी कांग्रेस का है, जो कांग्रेस साइड जो यकीन करता है, जाएंगे, सब जाएंगे। ये आप लोगों की बनावटी कहानियां हैं, और कोई खबरें मिलती नहीं है आपको, तो यही चलाते रहते हो आप। पहले वो रोजाना खूब सारे ट्वीट करती थी पार्टी के लिए, ट्वीट मार करती थी वो, और 13 के बाद अब ये बात उनसे ही पूछो, कुछ उनसे कहना चाहेंगे आप? कुमारी शैलजा से? नहीं, वरिष्ठ नेता है हमारी, कांग्रेस की हैं, और ट्रू कांग्रेस पर्सन है। आज उन्होंने इस मंच से कहा कि मेरा शरीर भी कांग्रेस पार्टी के लिए ही और तिरंगे में ही लिपट के जाएगा। पिताजी भी कांग्रेस में थे, वो भी कांग्रेस में है, हम साथ रहे। ये जो रीजनल नेता है उनको आप हुड्डा साहब कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि कुमारी शैलजा भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं, वो भी कैथल में बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं। इनको मैनेज करना, इनको अपने साथ एकजुट रखना, ये चैलेंज कितना बड़ा? बीजेपी में क्या है, कहीं अनिल विज है, वो पंडित जी की टिकट ही काट दी महेंद्रगढ़ से, कहीं कोई है राव इंद्रजीत के देखो,
ये कहीं देखे आपने इकट्ठे? सब अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, हमारी भी सब अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह तो महेंद्रगढ़ में जब इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भरने जा रहे थे उनके अपने नेता, तो वहां पर चले गए थे। इसका भी फायदा होगा, जो गुटबाजी बीजेपी में हो रही है उसका फायदा आपको लगता है कि कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, कांग्रेस में लोगों ने मन बना रखा है। लोगों ने मैं बता चुका आपको, 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री बदला भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर मनोहर लाल जी को हटाकर और नायब सिंह सैनी साहब को लाया। आपको लगता है कि वो सीएम का फेस बदलना एक सही दाव साबित होगा? नहीं, वो तो उनसे पूछो आप क्यों बदला। वो सोचते थे भी एंटी इनकम्बेंसी है 9.5 साल का, कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी वो, ये कोई उनकी अचीवमेंट नहीं। तो शायद फेस बदलने तो एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी, लेकिन ये चेहरे बदलते रहेंगे। लोगों ने इनको बदलने का फैसला कर रखा है। जिस मुद्दे पर बीजेपी अभी आपको घेरती है सर, वो कहती है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे रहे हैं, और उस वक्त में मतलब वो कि पर्ची से नौकरियां मिलती थी, सिफारिशों से मिलती थी। इस पर आपको घेरते हैं। 2 बार आप सीएम रहे, इस पर आपका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सबसे ज्यादा नौकरियों पे करप्शन इनकी हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए इनके। सबऑर्डिनेट सर्विसेज के चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, और जो ये रोजगार निगम चला रखा है उसके एमडी को सस्पेंड करना पड़ा, रंगे हाथों पकड़े गए। इन्होंने नौकरियां बेची हैं जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, उसको छुपाने के लिए बात कह रहे हैं। मेरे तो एक भी साबित करो। पिछली बार दुष्यंत चौटाला 10 सीटें लेकर आए थे और वो आज भी थे मंच पर। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में ही चाबी रहेगी। क्या आपको लगता है कि पिछली बार उनको 15% वोट्स 10 सीटें मिली थी, ऐसा कुछ वो कर पाएंगे? कि क्या रहेगी? चाबी उनके हाथ में रहेगी। हाँ, उन्होंने चाबी है ही नहीं, चाबी तो खिसक गई उनकी, खिसक गई साफ। अगर वो अपनी सीट भी जीत जाए तो मेरे को बता देना, आज बता रहा हूँ आपको। आपको लग रहा है उचान कला से वो हार जाएंगे? उनको अपनी सीट भी हार जाएंगे? हाँ, कांग्रेस जीतेगी वहां। अगला प्रश्न मेरा आपसे है आईएनएलडी पर। आपको लगता है कि वो क्योंकि वो भी एक जाट पॉलिटिक्स पर अपना बेस पूरा चलाते हैं, पिछली बार जनता ने उनको एकदम नकार दिया, इस बार अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो फिर मामला त्रिशंकु हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं उनका। एक सीट थी उनकी पिछली विधानसभा में, एक थी। अब के वो भी शायद एक आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वो भी नहीं आएगी। इस बार निर्दलीय कितना खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि पिछली बार लगभग 2019 में 25 सीटों पर हार और जीत का फासला सिर्फ 5000 था। 5000 वाली जो सीटें जिससे जीते थे उसमें 12 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 9 सीटें बीजेपी को, 2 जेजेपी को और एक सीट एचएलपी और निर्दलीय जीते थे। आपको लगता है कि जो बहुत कम मार्जिन वाली सीट्स हैं, 5-5 हजार वाली, जिसमें से आप 12 जीते थे, वहां पर जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं? वो तो पिछली बार की बात कर रहे हो। पिछली बार तो कुल 4000 वोट का फर्क रहा था। 4400 वोट और हमारी आ जाती तो सिंगल लार्जेस्ट हमारी पार्टी होती। हालांकि आप देखें, आपके उस टाइम में इसमें बहुत अंतर है। लोगों का मन बदला हुआ है। उस टाइम में बहुत फर्क है। उस टाइम लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी 79 में लीड किया इन्होंने, और कांग्रेस ने 10 में लीड किया, और जेजेपी ने 1 में लीड किया। लेकिन कांग्रेस की 31 सीट आई असेंबली में, बीजेपी की 79 से 40 आ गए। अब के तो जो है कांग्रेस ने मतलब 48 भी किया, ज्यादा में कांग्रेस ने किया लीड। इस बार और 10 की 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी, 10 की 10 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी, 90 की 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। कांग्रेस का जो वोट शेयर था 28% था पिछली बार, अब के वो तो बढ़ गया 48 के करीब हो गया, और बीजेपी का 12% वोट शेयर घट गया। तो आपके तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन अगर लोकसभा सीट्स को आप असेंबली में कन्वर्ट करें तो 44 सीटों पर वो आगे दिखते हैं, 42 पर आप। पिछली बार 79 पे थे। वो मैं अभी तो बताया आपको। पर ये 44 वाला इस बार मैं तो पिछली बार तो 79 पे, 44 पे तो अब आप देखोगे एकदम साफ जाएंगे। जब 79 से 40 पे पहुंच गए तो 44 वाले कहां पहुंचेंगे? 3 राज्यों में अभी आपकी सरकार है कांग्रेस की। आप दम भर रहे हैं कि चौथा राज्य ये होगा, और कई जगहों पर आजकल जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो महत्वाकांक्षी होते हैं, उनको खुश करने के लिए डिप्टी सीएम का पोस्ट बहुत बनाया जाता है। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हरियाणा में भी करने की स्थिति आएगी? हो सकता है। हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता मैं। पर क्या दीपेंद्र हुड्डा हाइपोथेटिकल, हाँ बोलो।
बोलो। मैंने सुना है दीपेंद्र हुड्डा भी चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे रीजनल नेता हैं सर जिन्होंने अपने सक्सेसफुल करियर में अपने बेटे को विरासत सौंपी है। आप कहते हैं ना टायर्ड ना रिटायर्ड, बिल्कुल। तो आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे या आप चाहते हैं कि आप विरासत बेटे को भी सौंपे? आप क्या मेरे को रिटायर करना चाहते हो? हम क्यों चाहेंगे? आपके कहने से रिटायर नहीं हूँ मैं। देखिए, जब बेटे की बात, मेरे पिताजी 78 में रिटायर हो गए थे, लेकिन मैं 91 में एमपी बना। जो भाग्य में होगा वो होगा उनके, कोई थोपा नहीं जा सकता लोगों पे। मेरा बेटा है, लोग तो जिसको लोग पसंद करेंगे उसको बनाएंगे। अगर किसी में काबिलियत होगी तो आगे मेहनत करेगा, बन जाएगा जो उसके। लेकिन वो भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, तो क्या कोई नॉन एमएलए भी बन सकता? हाँ, कोई भी नॉन एमएलए क्यों नहीं। मैं पहली बार चीफ मिनिस्टर बना, मैं तो पार्लियामेंट में था। हाँ, जब आप पहली बार बने तो आप पार्लियामेंट में थे। हाँ? 6 महीने तक कोई भी बन सकता है। आप भी कोशिश कर लेना, 6 महीने तक आप भी बन जाओगे। तो 6 महीने के बाद एमएलए बनना पड़ेगा आपको, एमएलए बनना पड़ेगा। अलग अलग जो आपके नेता हैं, बाकी भी पार्लियामेंटेरियंस, उनकी उम्मीदें बहुत जगेंगी आपकी इस बात को सुनकर। आपकी पार्टी के 3 दावेदार हैं जो एमपी हैं इस वक्त, तो दावेदारी उनकी भी उम्मीदें जगेंगी। राजनीति में दावेदारी नहीं हो, इच्छाएं ना हो, तरक्की नहीं कर सकते। इच्छा होना जरूरी है, जब तो आगे तरक्की करेगा। इसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ा है। दावेदारी करना सबका हक है, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है। एक सवाल बहुत दिलचस्प है, वो इस नजरिए से कि आपके लिए मनोहर लाल आपको लगता था कि ज्यादा फॉर्मिडेबल दुश्मन थे, राजनीतिक दुश्मन, सियासी दुश्मन, या फिर आपको लगता है कि नायब सिंह सैनी साहब जो है, दोनों को अगर आंकना हो एज पॉलिटिकल ओपोनेंट, राजनीतिक जो विरोधी है आपका या सामने खड़ा है प्रतिद्वंदी, तो आपकी नजर में ज्यादा केपेबल, ज्यादा जो मुश्किल है वो कौन है? राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं देखता मैं, हमारी पार्टी ने क्या किया है, क्या उपलब्धि है, वो लेके जाते हैं लोगों में। और यही कारण जो अब बदला हुआ माहौल है, क्योंकि 2005 से 2014 तक हमारी सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की रही। लोगों ने तोल लिया। जब हमने सरकार छोड़ी उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के भी आंकड़े हैं, सीएमआई के। आज हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज हरियाणा जो है कानून व्यवस्था में बिल्कुल वो हो गया आप। और ये मेरा नहीं, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने हरियाणा को असुरक्षित बताया है। और खिलाड़ियों को तो आपने देखा है, हमारी पहलवान बोटियों को अब तक न्याय नहीं मिल रहा, धक्के खानी है। एक और हमारे 2-3 साथी हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। एक प्रश्न मैं कर लूं, उसके बाद उनके पास चलेंगे। आपका भी मैनिफेस्टो आया है, 7 गारंटीज की आपने बात की है, बीजेपी का भी आया है, वो भी बहुत सारे अलग अलग तो थोड़ी नकल मारी है उन्होंने, कोई खास बात है? हमारी नकल मारी है, आपकी हमारी नकल मारी है, कॉपी पेस्ट। हाँ, कॉपी पेस्ट ही किया है। हमने पहले महिलाओं को 2000 दिया, वो ये कह रहे हम 2100 दे देंगे। हमने कहा 2 लाख नौकरी हम पक्की देंगे, वो भी कहें 2 लाख नौकरी। एक बात तो देखो माननी पड़ेगी, उन्होंने अपनी कभी तो मान ली, 2 लाख जो सैंक्शन पोस्ट खाली हैं क्यों रखी भाई 10 साल तक? क्यों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की? ये जो कौशल रोजगार निगम लगा रखा है, बना रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, ठेके की नौकरी, मतलब जिस पोस्ट पे 50,000 मिलना चाहिए वो 15,000 देंगे और जो मर्जी हटा दो। और उसकी वजह से 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी आज हरियाणा। लेकिन हुड्डा जी, मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न ये है कि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, जो वादे चुनावी मैनिफेस्टो में किए जाते हैं जिसमें सरकार के खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है, आज हिमाचल में ऐसी हालत है कि मुख्यमंत्री साहब को भी तनख्वाह छोड़नी पड़ रही है। आज ऐसी हालत है सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना मुश्किल हो रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसे ये बहुत बड़ा चैलेंज तो रहेगा? ये अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग आर्थिक हालत होती है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से नहीं कर सकते। आप हमारा 2005 का मैनिफेस्टो उठा के देख लो और उसमें कोई निकाल दो जो आपने पूरा ना किया हो। 2009 का मैनिफेस्टो उठा के देख लो, वो पूरा ना किया हमने। इनका उठा के देखो 2014 का, बीजेपी का 2019 का, कोई भी पूरा वायदा किया उन्होंने। ये तो आपकी नियत पे है डिपेंड। ठीक है, हमारे 2-3 सहयोगी सवाल पूछना चाहते हैं। अशोक सिंघल पूछे।
हुड्डा साहब, मेरा सवाल यह है कि बेशक आप कहें कि मुख्यमंत्री आलाकमान फैसला करेगा, लेकिन जो माहौल है हरियाणा में, जो माहौल है हरियाणा का, जो सर्वे आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी, जिन आप भी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, चेहरा बेशक घोषित नहीं किया हो, लेकिन लोग ये मान के चल रहे हैं कि हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, एक ऐसा मैसेज है। तो ये जो माहौल बना है, जो सर्वे आए हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तो क्रेडिट किसको देंगे आप? अपने को क्रेडिट देंगे, किसको क्रेडिट देंगे इस माहौल के लिए? सारी पार्टी को है क्रेडिट, सारी पार्टी के साथियों को है। लेकिन चेहरा तो आप ही का मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो आप ही बनने वाले, बेशक ये दावेदार बहुत आपकी सारे हैं। परसेप्शन है ना, उसका मेरे पास क्या हुआ, योर परसेप्शन। पर क्या वजह रही कि आपका चेहरा खुलकर नहीं अनाउंस किया? ये कहते हैं कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। कभी पार्टी करती नहीं है, पहले भी नहीं किया, जब पहली बार मैं जब भी नहीं किया था मेरे को। मौसमी, हुड्डा साहब, आपसे सवाल है, पिछले 2 चुनाव बीजेपी ने मोदी फैक्टर पर लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा थे बीजेपी के लिए। क्या वजह आपको लगता है कि इस बारी पीएम की रैलियां भी कम हो रही हैं और जितने भी आक्रामक हमले हो रहे हैं बीजेपी द्वारा वो आप पर हो रहे हैं? एक तरीके से पीएम का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, आप पर भी कई आक्रामक हमले हुए हैं। तो मोदी फैक्टर कितना असरदार दिख रहा है इस बारी? देखिए, मोदी फैक्टर तो जब लोकसभा का जब भी हुआ था, जब भी यही था, हरियाणा में 5 सीट आई, मैं बता चुका हूँ, लोकसभा में हाफ है, विधानसभा में साफ है। आपने शुरुआत यहीं से की थी है? आपने शुरुआत इसी लाइन से जवाब की ये थी। जब सवाल ही उनका है तो यही जवाब बनता है उनका। राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी का क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आएंगे क्योंकि अभी 26 बहुत रैली हुई नहीं है। नहीं, राहुल जी के 26 से है कार्यक्रम हमारा। 26 से शुरू करेंगे वो। हाँ, 26 को। क्योंकि अभी तो आए नहीं है। कश्मीर में है, आएंगे 26 को। अच्छा, अभी कश्मीर, उसके बाद 26 से यहाँ पर कर रहे हैं। मनोहर लाल जी अब कुछ देर में यहाँ पर स्टेज में आने वाले हैं और मनोहर लाल जी ने कुमारी शैलजा को खुला ऑफर दे दिया है कि हमारी पार्टी में आ जाओ। देखिए, ये तो अपनी खुद ही मान गए, जो ये खुद मान गए, हम तो हार चुके हैं। हार जब आदमी हताश होता है तो ऐसे ऑफर देता है। इनको जिम्मेवार पद पे बैठ के सोच समझ के बात करनी चाहिए, किस लेवल की वो लीडर है। क्या आप कह रहे हो? मैं आज कह दूं मनोहर लाल जी आप कांग्रेस में आ जाओ, क्या औचित्य है उस बात का? क्या औचित्य है? आपके कार्यकाल का हिसाब किताब, नौकरियां वो गिराते हैं कि आपके वक्त पर 70,000 80,000 नौकरियां लगी थी, हमने 1.5 लाख के करीब नौकरियां दी हैं, ये वो हिसाब किताब गिनाते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल में बता चुका, कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। जब भी तो उन्हें खुद उनका मैनिफेस्टो देख लो आप, वो क्यों कह रहे हैं हम 2 लाख पक्की नौकरी देंगे? क्योंकि 2 लाख नौकरी खाली है, सैंक्शन पोस्ट। अग्निवीर स्कीम पर कांग्रेस पार्टी घेरती है। अग्निवीर में वो कह रहे हैं कि यहाँ हरियाणा में उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम सबको नौकरी देंगे। 10% उन्होंने पहले रिजर्वेशन ऐसा है, अग्नि एक्स सर्विसमैन की तो पहले रिजर्वेशन थी, लेकिन अग्निवीर के जो है ये भविष्यों के साथ खिलवाड़ है। 4 साल आदमी रहे, आके उसको सुविधा भी नहीं मिले, शहीदी का दर्जा भी नहीं मिले, तो अपनी आके क्या करेगा भाई? वो नौकरी क्या किस चीज की देंगे? क्लास 4 क्लास 3? फिर आप क्या चाहते हैं? अग्निवीर स्कीम को पूरी तरह से? हाँ, बिल्कुल रेगुलर भर्ती होनी चाहिए जैसे पहले होती, ताकि अगले को अपना फ्यूचर अश्योर हो, अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दे, अपने परिवार को ध्यान दे। अब वो जो बॉर्डर पे बैठा होगा उसको तो ये होगा ले भाई 1 साल के बाद तो जाना है, 1 साल ट्रेनिंग में निकल गया, 1 साल में ले भाई 6 महीने के बाद जाना है। तो ऐसा नहीं, जब तक आदमी को ये पहले जो फौज बनी ना, उसमें रेजिमेंट, झंडा, ये सब इसी भावना पैदा करने के लिए, त्याग के लिए। 4 साल में वो भावना नहीं आप कर सकते देश के लिए, जो जान देने के लिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आपकी क्या राय है? क्योंकि मतलब जो मोदी कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है, आने वाले शीतकालीन सत्र में बिल आ सकता है 1 नेशन, एक साथ देश में चुनाव हो, साइमल्टेनियस चुनाव हो, इस पर आपकी क्या राय है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी जब देखेंगे। उनको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी नहीं। पर आपको लगता है कि ये जो हमेशा चुनाव में रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, इससे छुटकारा मिलेगा अगर एक साथ चुनाव हो देश में? प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, खर्च भी कम होगी। प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। पहले भी होता था। हाँ। पहले भी शुरू में ऐसा ही था, बिल्कुल एक ही साल में एक ही बार लोकसभा विधानसभा का हो सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सरकारें गिरी बीच में और अलग अलग, फिर आगे नहीं गिरेंगे क्या? कोई अश्योर कर सकता है? पर आप इन प्रिंसिपल मानते हैं कि प्रैक्टिकल होगा, अच्छा होगा?
नहीं नहीं, इनका मैं समझता हूँ कि इतना आसान काम नहीं है। कास्ट सेंसस पर आते हैं। कास्ट सेंसस, राहुल गांधी हर जगह कहते हैं कास्ट सेंसस की बात कि हम अगर आए सरकार में तो हम देश में लाएंगे, लेकिन कर्नाटक की आपकी सरकार ने कास्ट सेंसस सर्वे किया, उन्होंने सर्वे किया लेकिन उसका डेटा नहीं रिलीज किया। क्या आप ऐसा सर्वे हरियाणा में करना चाहेंगे? करेंगे। कास्ट सेंसस पार्टी की नीति है, ताकि जिसका जितना अधिकार हो उतना उसको अधिकार मिले। क्या अधिकार मिलेगा? हर चीज में। कैसे? रिजर्वेशन है और है, उससे तभी तो पता लगे ना भाई आपकी कितनी पॉपुलेशन है, किसकी कास्ट की कितनी है। कास्ट सेंसस का यही मतलब है। तो वो तुरंत आरक्षण में ट्रांसलेट करने में, लेकिन 50% का यहीं पर तो बात अटकती है कि अगर 50 से बढ़ भी सकता है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगी कांग्रेस हमने पार्टी। बढ़ाया था 50 के, पर सुप्रीम कोर्ट स्टे हो गया जैसे मेरे समय में, जो बाद में सेंटर ने भी अडॉप्ट किया। 50% है, बाकी 10% हमने उन कास्टों के लिए किया था जिनकी रिजर्वेशन नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के लिए, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। आप कोई जरूरी है राजपूत है, सारे अमीर थोड़े हो सकते हैं, तो उनके लिए किया था जिनकी नहीं है रिजर्वेशन, या हमारे बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, उनके लिए भी किया था, ताकि जिनके जो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए 10% करके 60% हमने कर दिया था। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया, वो तो उस टाइम तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, अभी होगा पेंडिंग हो सुप्रीम कोर्ट में। रिजर्वेशन का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है इस देश में, और राहुल गांधी जी विदेश में थे और उन्होंने कहा कि जब सोसाइटी, जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा जब सोसाइटी जस्ट और फेयर हो जाएगा तब आरक्षण बंद करने की बात हो सकती है। अब बीजेपी उनके उस बयान को हरियाणा के चुनाव में इसका मतलब इस जस्ट और फेयर नहीं है, रिजर्वेशन चाहिए, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। इसका मतलब ये है अभी रिजर्वेशन की जरूरत है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया है और उनको कोई रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकता। राहुल जी के उस बयान का अगर बीजेपी इस्तेमाल करती है तो आपको लगता है वो चैलेंज होगा आपके लिए लोगों को समझाना? नहीं, लोग समझे हुए हैं, सोशल मीडिया पर आपकी तरह बात फैलती है। लोग समझे हुए हैं। रिजर्वेशन कांग्रेस ने दी है, रिजर्वेशन पे मैं तो सबसे बड़ा सपोर्टर हूं, मेरे स्वर्गीय पिताजी के दस्तखत है उसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पे। सवाल आप पूछना चाहती, पूछे। जी सर, नमस्कार सर, मेरा नाम नंदिनी है और सर आपके हमने मैनिफेस्टो देखी और उसके 7 वादे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही सिमिलर है बाकी स्टेट्स के मैनिफेस्टो से। और कुछ रीसेंट मंथ्स बैक ही कर्नाटका के सीएम के फाइनेंस एडवाइजर ने बोला कि हमारे पास अब पैसे नहीं है डेवलपमेंट के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा में भी आने के बाद आप ये बोले कि सब्सिडीज़ के लिए तो हमारे पास पैसे थे, हमारे मैनिफेस्टो में तो हमने सब्सिडीज़ का बात किया, लेकिन डेवलपमेंट और विकास के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचे क्योंकि हम सारे पैसे उसमें लगा चुके हैं। कर्नाटक में मेट्रो प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा इस वजह से। जवाब ले लेते, ठीक, अब जवाब ले लेते। बोलो। आप समय से पहले ही मतलब सवाल पूछ रहे हो भाई। जब हमने पिछली बार हमारी सरकार बनी 1600 करोड़ एक कलम से बिजली के बिल माफ किए थे, उस टाइम भी ये सवाल कहा था कि कैसे होगा। और आर्थिक तौर पे हम पंजाब से पीछे थे, 2014 में पंजाब से बेटर हो गए हम उसमें। ये तो आपकी मैनेजमेंट पे है, हाउ डू मैनेज, आप कितनी क्षमता रखते हो, कितना रखते हो। तो सुक्खू साहब सिद्धारमैया को कुछ हमने आप टिप्स किसानों दे के दीजिए। कर्जे माफ किए, इस गवर्नमेंट तो एक पैसा नहीं माफ किया। हमने बैकवर्ड कास्टेज और शेड्यूल कास्ट जो कमी वो थे फेडरेशन, उनके कर्जे माफ किए हमने। कोऑपरेटिव में जो और सारे बैंकिंग के जो अपना शॉर्ट टर्म लोन है किसान का, जो 12% इंटरेस्ट लगता था उसके ऊपर, मैं चेयरमैन था उसका, प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनसे कह के पूरे देश में आज समय पे जो देगा 4% से ज्यादा कोई ब्याज नहीं दे सकता, दिए। और हरियाणा में हमने जो शॉर्ट टर्म लोन पे 0% कर रखा है। चल रहा है ना, कोई फेल हो गई क्या इकोनॉमी? ठीक है, आपका सवाल हो गया। बस वो आप कह रहे हैं कि फिस्कल मैनेजमेंट आपका बड़ा अच्छा था, तो आप सिद्धारमैया और सिद्धू जी को कुछ टिप्स दे दीजिए। ऐसा वो आएंगे तो दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब देख के ना, फाइनेंशियल देख के कितनी लायबिलिटी के जब ये मैनिफेस्टो डाला हमने। भूपिंदर हुड्डा जी, भूपिंदर हुड्डा जी, आप पंचायत आज तक के मंच पर आए, आपने हर सवाल का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सवालों से बच गया बहुत मैं। थैंक यू।